नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई और सरकार जो है ये मिली-जुली सरकार यानी गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी इसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी को, और बार-बार मैं नरेंद्र मोदी की पार्टी इसलिए कहता हूं कि बीजेपी को या बीजेपी के ऊपर एक तरह से कहें तो नरेंद्र मोदी का कब्जा हो चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी की पार्टी कहना शायद उचित रहेगा, इसीलिए ये ज़िक्र मैं छेड़ता हूँ बार-बार। लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी को 240 सीटें ही आईं और उसके बाद ये कयास लग रहे थे। एनडीए टोटल 290 से ऊपर चले गए। एनडीए की जो पूरा का पूरा कुनबा है वो 290 से ज़्यादा सीटें लेकर आया और उसके बाद सरकार उनकी बनी। लेकिन इसमें अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन कर लिया, मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी दे दिए सबको। लेकिन यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। वो कहानी क्या है? और क्या ये नरेंद्र मोदी की मनमानी है? और अगर मनमानी है, तो ये कितने दिन चलेगी मनमानी? किसी की भी मनमानी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, तो कितने दिन चलेगी? तो हमेशा की तरह हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं इस पॉडकास्ट में। प्रशांत जी, आपका जी, स्वागत करता हूं और हम लोग चर्चा की शुरुआत करें प्रशांत जी। इसी इसी बात पे चर्चा करेंगे कि मनमानी कितने दिन चलेगी। पहली बात कि मनमानी क्या हुई है, तो मेरा जवाब होगा कि हाँ हुई है। और देखिए सरकार क्या होती है, सरकार जो विजिबल सरकार होती है, जो दिखती है सरकार, जो टेलीविज़न या मीडिया के थ्रू लोगों को सरकार दिखती है, वो 3 4 5 लोग होते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जी। ये जो जिनको बिग फोर कहा जाता है, यही सरकार दिखती है और यही सरकार के जो बड़े काम है वो यहीं से होते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसी में होती है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट CCA भी इसी मंत्रालय से होती है, इसी ग्रुप से होती है। तो ये जो कोई भी नियुक्तियां हैं, सचिव स्तर की किसी की भी नियुक्तियां हैं, और वो नियुक्तियां भी यही सरकार ये करेगी। अभी NSA की नियुक्ति होनी है, बात चल रही कि अजित डोभाल वापस आएंगे या कोई और होगा। कोई पूर्व IB के चीफ की बात भी चल रही है, रवि साहब की जो तमिलनाडु के गवर्नर जी। है उनकी बात भी चल रही, कुछ और लोगों की बात भी चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब कि सरकार ये होती है। इस विजिबल सरकार को, जो सरकार दिखती है, इसको जनता ने नकारा है, हाँ, इसके बिल्कुल। खिलाफ मैंडेट है। हम लोग NDA की बात ना करें, NDA की बात एक पॉलिटिकल सुविधा है जो मोदी जी कर रहे हैं या इनका मीडिया कर रहा है। यहाँ पे बीजेपी की हम बात करें, बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2019 तक की, 19 के बाद की 24 तक की सरकार, इसके खिलाफ लोगों का मैंडेट है। इनको सत्ता से उतारा है। अब जो सरकार बनी वो जोड़ तोड़ की सरकार है, NDA की सरकार आप इसको कहते हैं, हाँ, वो जो भी जोड़ कहें, तोड़ बिल्कुल। की सरकार है। उस जोड़ तोड़ की सरकार में भी आप देखिए कि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि मोदी ने मैंडेट को की, जिसको कहें कि सम्मान नहीं किया। वो मैंडेट को ठेंगे पे रखना चाहते हैं कि आपने वोट दिया, हमको नहीं दिया, हमारी सरकार आपने गिरा दी, बहुमत नहीं दिया, हम सरकार वैसे ही चलाएंगे, उन्हीं लोगों के जरिए चलाएंगे, उन्हीं यही, चेहरों के जरिए चलाएंगे। यही, यही, ये। ये जो जिद है, देखिए केवल ये विपक्षी दलों के ऊपर थोपने वाली जिद नहीं है, ये गठबंधन के पार्टनर्स के ऊपर थोपने वाली जिद नहीं है, ये जिद मतदाता के ऊपर थोपने वाली जिद है कि आपने हमको रिजेक्ट किया लेकिन हम वही सरकार चलाएंगे, हम वैसे ही चलेंगे। तो ये जो जिद है राजीव जी, ये बहुत लंबे समय तक चलती नहीं। मैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना इन्होंने घुटने टेके या कितना अकड़ दिखाएंगे या क्या करेंगे, समर्थन जारी रखेंगे, वापस करेंगे, ये बातें चलती रहेंगी। लेकिन
आप देखिए कि मोदी साहब ने जो कैबिनेट दिए, जो विभाग दिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वही यही यही तो इम्पोर्टेंट बात है। देख लीजिए, गृह मंत्रालय, पहले अमित शाह की बात हो रही थी कि अमित शाह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में इनके सहयोगी दल नहीं हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह आ गए। अमित शाह आए, उनको वही मंत्रालय मिला। राजनाथ सिंह आए, उनको वही मंत्रालय मिला। नितिन गडकरी आए, उनको वही मंत्रालय मिला। एस जयशंकर आए, उनको भी वही मंत्रालय मिला। फिर इसके बाद निर्मला सीतारमण आई, उनको भी वही मंत्रालय मिला। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं ही। तो ये सब कुछ जो सीसीएस है, वो सीसीएस में इनके इर्द गिर्द वाले 4 मंत्रालय खासकर, और उसके अलावा परिवहन और ये सब की बात हम कर रहे हैं, ये सब कुछ तो वही उन्हीं को मिला है। तो और अगर देखिए राजीव जी कि अगर हम ये मानें कि राम मंदिर का कार्ड नहीं चला, उत्तर प्रदेश अयोध्या में नहीं चला, तो अब कहाँ चलेगा? और तो राम मंदिर का कार्ड नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चला। जहाँ जहाँ मोदी जी ने नफरत वाले भाषण दिए, उन सब जगह से बीजेपी हारी है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। मतलब चाहे वो गुजरात, बनासकाठा हो, आइए, फिर बांसवाड़ा आइए, आप फिर इधर राजस्थान में पाटलिपुत्र आइए, बिहार में पटना में, ये 3 जगह इन्होंने बहुत भैंस खोल के ले जाना, मंगलसूत्र छीन लेना और मुजरा करना, मुजरा, ये 3 शब्द, घुसपैठिए, घुसपैठिए, ये तीनों शब्द में जो आप कह रहे हैं, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं, ये तीनों जगह हारे हैं जी। तीनों जगह। और नरेंद्र मोदी कई जगह जितने भाषण दिए, जितनी रैलियां की उन्होंने, उसमें से 70 जगह, 70 सीटें जहां नरेंद्र मोदी ने रैलियां की हैं, वहां हारी है बीजेपी। एक नहीं, 70 सीट बीजेपी हारी है जहां जहां नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। और ये तो मुजरा और बाकी चीज तो बहुत बुरी तरह हारे हैं यहाँ पे। जी जी। तो मैं जो बात कह रहा हूँ राजीव जी, वो ये कि राम मंदिर का कार्ड नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चला, जी, तो चला क्या? सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ लोगों ने मतदान किया है, जिसको आप नारो या नैरेटिव के शक्ल में कह सकते हैं बेरोजगारी का इशू, महंगाई का इशू। इन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया और सरकार को बहुमत नहीं दिया। जी। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी खुद और निर्मला सीतारमण। तो आप उन्हीं निर्मला सीतारमण को आपने फिर एक चेहरा बना दिया आर्थिक नीतियों का। और हालत यह है कि एवरेज जी 6.4 का डेफिसिट है जीडीपी के अगेंस्ट। हाँ, एवरेज, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल में, लॉ में, वो 3% है। तो आप बगैर किसी रोक टोक के ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रहे हैं जीडीपी के अगेंस्ट, और 6.5% तक आपका एवरेज है। तो यानी जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, बाकी इकोनॉमिक पैरामीटर्स अपने आप में ठीक होंगे। ये तो दर्शाता है कि आपकी बेरोज़गारी और तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। तो सवाल ये कि नरेंद्र मोदी साहब की जो हेकड़ी है, इस शब्द को इस्तेमाल करता हूँ मैं, कि हेकड़ी मतदाता के खिलाफ है, और ये ठीक संकेत नहीं जाएगा, नहीं गया है। और आप देखिएगा कि इसी साल विधानसभा के चुनाव है, बड़े क्रूशल चुनाव हैं। महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, झारखंड में है और जम्मू कश्मीर में है। ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड, जहाँ सारी ट्राइबल सीटें बीजेपी हारी है, अभी ट्राइबल मुख्यमंत्री जेल में है। महाराष्ट्र, आप देखिए कि शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के नंबर्स क्या है, दिखाई दे रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल। एनसीपी शरद पवार के नंबर क्या हैं, एनसीपी अजित पवार के नंबर क्या दिख रहा है। जी, कांग्रेस वहाँ पे कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो विधानसभा के चुनाव, मैं तो ये कहूँगा कि विधानसभा के चुनाव ही तय करेंगे, गठबंधन की पार्टियां नहीं तय करेंगी। ये सब स्पेकुलेशन है, लोग तमाम सारी बातें स्पेकुलेट कर रहे थे। मैं तो कहूँगा कि स्पीकर के लिए भी जो बड़ी बातें हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि स्पीकर की पोस्ट चंद्रबाबू नायडू लड़के ले पाएंगे, जो अभी तक का दिखाई दिया है। जी,
जेडीयू, इतने बड़े नेता ललन सिंह, क्या उनको मिला? मछली पालन। जी, यही तो मनमानी है ना। और यहीं पे ये बात भी आती है कि जब आप अपने ढंग से ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, मंत्री पद सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पोर्टफोलियो, तो फिर आगे आपकी बातें कब तक चलेंगी? एक बात। दूसरी बात ये कि आपने क्या यहाँ जिस शुरुआत में जो आपने बात कही कि मैंडेट आपके पक्ष में नहीं है, जनता ने फैसला सुना दिया है कि आप इस पद के लायक नहीं हैं, उसके बाद भी आप उस पद पे बैठते हैं। पहली बात, चलिए मान लिया कि गठबंधन की सरकार में आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली, आप उस पद पे आ गए, लेकिन उसके बाद आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप टीडीपी और जेडीयू इन दोनों के साथ में आपके जो भी जिस भी ढंग से जो भी डिसीजन लिया गया हो अंदर खाने में बैठ करके किसको क्या देना है, लेकिन वहाँ अंदर जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि दोनों दल नाराज हैं आपसे। जब तक नाराज रहें, हो सकता है कि ये विस्फोट कल को करे, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं मछली पालन विभाग ललन सिंह को मिला है, मछलियां पालते रहे वो, लेकिन मछली कब तक पालेंगे वो? अब देखिए, एनसीपी अजीत पवार, उनका तो खुला विरोध सामने आ गया। प्रफुल्ल पटेल आ गए सामने आ गए, तो अब वो शिंदे गुट कल सामने आ गया। जी, सामने शिंदे गुट उनके उसने भी कहा कि हमको आपने क्या दिया, 7 सीटें हैं हमारे पास, 7 जीत कर हमने दिया आपको, आपने एक एमओएस दिया। तो मुख्य तौर पर दूसरी चीज़ राजीव जी, ये भी मैं कहना चाह रहा था कि आर्थिक नीतियाँ, मुख्य तौर पे जो सरकार का जो अचीवमेंट है, जो सरकार का लेखा जोखा है, आर्थिक नीतियों पे कितना कामयाब रहे नहीं रहे, तो इसी पे डिपेंड करता है। अब आप देखिए, मनमोहन सिंह को हम लोग क्यों, मतलब लोग अब तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आर्थिक नीतियों में कामयाब थे वो। तो आर्थिक नीतियों पे नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, क्या वहां भी मनमानी चलेगी? ये भी वो अभी तक तो देखिए सामने उन्होंने जो किया है वो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का कंटिन्यूएशन है। बिल्कुल ऐसा कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है। स्कीम्स की बात छोड़ दी है कि आपने उज्ज्वला स्कीम कर दी और आपने कोई और स्कीम ले आया, वेलफेयर स्कीम ले आए। ये वेलफेयर इकोनॉमिक स्कीम के अलावा कोई एक दिशा इकोनॉमी की नहीं दिखाई दे रही। जब राहुल गांधी का वो या कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया, उसमें अर्थनीति की एक दिशा दिखाई देती है। हम लोगों ने इस पर पहले भी चर्चा की है जी। कि वो एक एफर्ट दिख रहा है देश में प्रोडक्शन इकोनॉमी को रिवाइव करने का। मोदी जी का अभी तक इकोनॉमिक विजन नहीं दिखाई दिया, और उसी की वजह है कि आज 30 लाख वैकेंसियाँ हैं। उसी की वजह है कि 40 साल का सबसे ज़्यादा बड़ा बेरोज़गारी है। उसी की नतीजा है कि महंगाई है। उसका नतीजा है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। उसका नतीजा है कि फिजिकल डेफिसिट मेंटेन नहीं है, विद इन द लॉ नहीं है, विद इन 3% नहीं है। इसको पार करने का कोई विजन मोदी जी के पास नहीं है। नहीं। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं राजीव जी, हम इवेंट से, तंबू का नाच, रोशनी, झालर से प्रभावित नहीं होते। आप टेबल पे क्या ला रहे हो, आप देश के वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, इकोनॉमी में क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। और ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मीडिया का, और बड़े अफसोस की बात है कुछ उसमें आप बुद्धिजीवी माने जाने वाले लोग भी शामिल हो जाते हैं जी। कि जो इवेंट की चमक धमक से कोई राजनीतिक कद नापने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बड़ा ख़राब चलन है। आपके सामने एक पैरामीटर है, विदेश नीति एक सब्जेक्ट है। उस विदेश नीति में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी कि कितना ट्रेड पार्टनरशिप कितनी बढ़ी, हमने विदेश नीति के मुद्दे कौन कौन से रिजॉल्व किए। विदेश यात्राओं में ढोल नगाड़े कितने बजे, इससे नहीं चीज़ें तय होती हैं। वो चीज़ें दूसरी जगह तय होती है कि आप अपनी बातें कितनी मनवा पाते हो। बिल्कुल। मल्टीलेटरल फोरम्स में वो कम दिखाई देता है।
वो एफर्ट कम दिखाई देता है। इवेंट से तो अगर प्रभावित होने लगे हम लोग भी, तो फिर तो बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हो। इवेंट से हम भी प्रभावित होने लगे तब तो हो गया। फिर मीडिया का काम जो है वो मीडिया कैसे कर पाएगा। जी। लेकिन मीडिया के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। बट आज की अभी की तारीख में नरेंद्र मोदी की जो मनमानी है वो मनमानी सामने दिख रही है। वो चरम पे है मनमानी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार किया। अपने हिसाब से 61 लोग हैं, देखिए, जो बीजेपी से हैं। 72 में से 61 लोग, 61 सदस्य जो हैं वो बीजेपी से हैं। जी जी। और उसमें अपने हिसाब से इन्होंने पोर्टफोलियो बांटा है और यहीं से शुरुआत होती है नाराज़गी की। और अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ अंदर खाने, बाहर में कई लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी को चांस मिला है, वो अपने हिसाब से। कल आपने एक कार्टून देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा था, जिसमें नरेंद्र मोदी एक साइड हैं और सीसॉ जो वो होता है और पूरा इंडिया गठबंधन, हाँ, वो ऊपर है और ये नीचे हैं, और एक पैर से इन्होंने दबा रखा ये है। बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया था। हाँ, बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया था। लेकिन क्या आप बताना चाहते हैं कि ये क्या बीजेपी की सरकार है? नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं? क्योंकि ये जो कार्टून उन्होंने जो शेयर किया है वो बताने का मतलब यही है कि एक अकेला सब पर भारी, लिखा भी है, एक अकेला सब पर भारी, कोट किया हुआ है बीजेपी ने। जी। तो ये बता करके आप नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कहाँ उनकी औकात बताना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब उनको बताना चाह रहे हैं कि यार तुम कुछ भी मांग लो, हम नहीं देने वाले, और हम जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सरकार चलाएंगे। ये आप ये भूल रहे हैं कि ये न 14 है न ही 19 है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को ये याद रखना होगा, ये 2024 के बाद का 2024 से शुरू होने वाली ये 18वीं लोकसभा है। ये 17वीं लोकसभा नहीं और 16वीं लोकसभा नहीं है। ये बात उनको समझनी होगी। और उसके बाद एक अभी मामला आएगा, हो सकता है कि उसमें भी ये पास हो जाए। वो मामला है लोकसभा में अध्यक्ष का, स्पीकर का। पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है। आप बैठा सकते हैं, किसी को भी बैठा सकते हैं। हो सकता है आज की तारीख में मान भी जाए, टीडीपी मान जाए, नीतीश कुमार मान जाए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि नीतीश बाबू पैर छूने के लिए क्यों झुके थे। लेकिन क्या ये झुकना जो है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बताएगा कि झुक करके हम क्या बताना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे? देखिए, बहुत सारी बातें राजनीति इस मामले में राजीव जी बहुत ही, मतलब हम लोग देखते ही हैं कि राजनीति में बहुत सी चीज़ें इमोशनल फैसले नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए तो आपको दिखाई लगेगा ऐसा, उनके बहुत से लोगों के विचार सुन के, देख कर, पढ़कर, कि चंद्रबाबू नायडू के प्रति कोई हमदर्दी है जी। चंद्रबाबू नायडू से किसी को उम्मीद है। देखिए, मैं तो एक राजनीतिक के पक्ष से अगर देखना शुरू करूँ जी। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के जिन भाषणों की चर्चा अभी आप कर रहे थे, सिद्धांत रूप से वहाँ खड़े हैं उनके साथ। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, देश के मुसलमानों को, देश की बहुत बड़ी आबादी को घुसपैठिया कह रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू वहाँ खड़े हैं, उनकी सरकार में साथ में हैं। और मोदी साहब, आपको मतलब किसी को लगता हो कि वो बदल जाएंगे तो 2002 से आज तक तो बदले नहीं। बहुत से बुद्धिजीवियों को लगता था कि वो बदल जाएंगे दिल्ली आके, ऐसा तो हुआ नहीं। इस कैबिनेट में एक भी, इस मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है। जी जी। तो बदले तो नहीं, और वो एनडीए के पार्टनर से भी नहीं है। आप वो एनडीए के पार्टनर से भी नहीं है। उनका पूरा जो कैरेक्टर है इनकी पार्टियों का, वो आप देखिए। तो जो बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आज आपको लगता होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां चंद्रबाबू नायडू को, खासकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां और कांग्रेस, उस ढंग से नहीं देख रही होगी कि चंद्रबाबू नायडू कोई किसी हमदर्दी के या किसी डिस्काउंट के हकदार हैं। वो उनको एक पॉलिटिकल राइवल की तरह से देखेगी। और वो राजनीति अब हैदराबाद, वहाँ से आंध्र प्रदेश में चालू होगी, क्योंकि अब जो सत्ता में है और वहाँ पे कांग्रेस विपक्ष में है जी। तो अब ये जो बातें आती रहती कि चंद्रबाबू नायडू के संबंध किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, पॉलिटिकल
तरीके से अगर इसको देखा जाए तो पॉलिटिकल तरीके से अगर भले ही वो कितना वो कहें कि जी हमने तो मुसलमानों के आरक्षण दिया है, वहाँ पे देंगे आरक्षण, सरकार आएगी तो हज हाउस बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों से नफ़रत करने वाले पार्टी और सबसे बड़े उसमें नरेंद्र मोदी, आप उनके साथ खड़े हैं। इसका पॉलिटिकल नुकसान उनको अपनी ज़मीन पे होगा जी। इसका पॉलिटिकल नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को बिहार में होगा, और पॉलिटिकल पार्टियों को, खासकर अपोजिशन को, अब इस तरफ बढ़ना होगा ही जी। उनको राजनीति करनी है। तो ये मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के ऊपर अब दूसरे तरीके का दबाव, वो सिंपैथी का दबाव नहीं होगा, वो किसी उम्मीद का दबाव नहीं होगा, अब वो एक पॉलिटिकल राइवल की तरह देखे जाएंगे, जो अभी तक नहीं देखे गए थे। अभी तक नीतीश के बारे में लोगों के बयान, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, मैं जी। मनोज झा जी का बयान देख रहा था, या तेजस्वी जी के बयान, या किसी और लोगों के बयान, थोड़े से माइल्ड बयान थे। मुझे नहीं लगता कि ये माइल्ड बयानों की आवश्यकता है, क्योंकि वो नफरत वाली पॉलिटिक्स के साथ खड़े होकर सरकार बनाई है। आज अगर नहीं रहते, बिल्कुल आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, आज अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, जो आप कह रहे हैं वही बात, अगर नफरत की राजनीति के साथ ही नहीं होते तो इनके साथ नहीं होते, इनकी सरकार नहीं बनती। लेकिन इनके साथ हैं, इसका मतलब है कि ये किसी न किसी रूप में बीजेपी की राजनीति, उनकी आइडियोलॉजी को एंडोर्स कर रहे हैं, और जितने भी उनके साथी हैं वो एंडोर्स कर रहे हैं, जबकि इस देश की जनता ने बीजेपी की राजनीति को खारिज किया है। 272 सीटें नहीं देकर उनकी राजनीति को, एक सीट भी, लोग कह सकते हैं कि नहीं 240 सीटें तो आई, लेकिन 240 सीटें ला करके इतना तो देश की जनता ने बता दिया कि हम आपको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी राजनीति की धारा को हम पसंद नहीं करते हैं, हम उस धारा की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर इंडिया या राहुल गांधी की जो एक राजनीति रही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली, उधर जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग एक भी प्री कंडीशन, एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करा पाए जिससे कि संकेत जाता कि हाँ भाई अब ये नहीं होगा। तो एक तो ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं दोनों, खासकर इन दो की बात मैं करूँगा, जेडीयू और टीडीपी, क्योंकि सबसे बड़े पार्टनर्स हैं इनका ये क्लाउड इतना नहीं बन अपना वो कर पाए, थ्रो कर पाए कि कोई असर होता। मैं मिनिस्टर और पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार के अब तक के चाल चलन में, जो चाल चलन और चेहरा की बात आती है जी, तो चाल चलन चेहरा अभी तक वही है। तो ये इनका कोई फैक्टर नहीं बन पाए उसमें, टीडीपी और जेडीयू कोई फैक्टर नहीं बन पाए। ये बनते अगर मैं देखता कि हाँ भाई कोई पोर्टफोलियो में बदलाव हुआ है, कोई नई चीज़ आई है, तो ऐसा तो है, हुआ नहीं है। दूसरा कि अगर स्पीकर की पोस्ट भी ये गंवा देते हैं तो इनके पास अपनी पार्टी कब तक रहेगी तो स्पेकुलेशन है, लेकिन कोई भी फिल्टर नहीं बचेगा। और नरेंद्र मोदी को हम लोग जान रहे हैं कि वो किस तरीके से ऑटोक्रेटिक तरीके से शासन चलाते हैं। हम लोगों ने शुरू में चर्चा की कि शायद गठबंधन की सरकार आएगी तो अब कैबिनेट मीटिंग्स में वो आधे घंटे 15 मिनट पहले जो टैबलेट मिलता है वो नहीं मिलेगा, पहले से ही कैबिनेट नोट मिलेगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स की सेव होगी, किसी को बोलने का अंदर मौका मिलेगा। तो पीएमओ सेंट्रिक अब चीज़ें नहीं होंगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब वैसे ही चलेगा जैसे पिछले 10 साल से चल रहा था। मीडिया वैसे ही रहेगा, मीडिया नफरत वाला कंटेंट चलाता रहेगा। वरदान मिल गया मीडिया को। हाँ, और इस पे हम लोग एक अलग से पॉडकास्ट हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल पॉडकास्ट करेंगे मीडिया पे। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है, वही शब्द आजकल बहुत चलता है, यूट्यूबर, और बड़े कंटेम्प्ट के साथ बोला जाता है। उस पर भी बात रखूँगा अपनी मैं जी, उस पॉडकास्ट में, कि यूट्यूबर
क्या होता है, वो पत्रकार है, वो जर्नलिस्ट है। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कि कैमरा लेके कहीं भी चले गए, घूम रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, नहीं, वो जर्नलिस्ट है, वो मेहनत कर रहा है, उसको आप, खबरों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ला रहा है, और उसको रख रहा अगर है। लोगों ने पसंद किया है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते, नहीं कर सकते, है ना। नहीं बनारस कर के लोगों ने भले ही कम वोट किए हों, लेकिन मोदी जी को चुन के भेजा, तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते नहीं हैं बैठ रिजेक्ट के। कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और न कर सकते हैं, लेकिन मीडिया पे बात हम ज़रूर करेंगे। तो ये कि बदला कुछ नहीं है, ना मोदी जी बदले, ना उनके इर्द गिर्द बदले। तो जो विजिबल सरकार है वो वही है जी, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा आया है। और ये गुस्सा कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब आज गुस्सा हो गया तो कल वो ठंडा हो जाएगा। ये एक समाज का ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कल बीजेपी किसी और सूरत में होगी। जी, ये अब लंबे समय तक इसका असर रहने वाला है, इस सोशल ट्रेंड का। तो ये सोशल ट्रेंड रहेगा, लेकिन मोदी जी उसके अलग चल रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सी बात है जो कि मोदी जी मैंडेट का ही अगर रिस्पेक्ट ना करें, मैंडेट कोई ठेंगा दिखाएं कि ठीक है हम वैसे ही सरकार चलाएंगे, वैसे ही हम राजा महाराजा की तरह रहेंगे, दिन में 5 बार कपड़े बदलेंगे, वैसे ही हम उन्हीं मंत्रालयों को रखेंगे। 2 दिन तो कपड़े नहीं बदले, लेकिन उसके बाद से बदलने लगे मोदी जी, ये दिख रहा है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा हवाइयाँ उड़ी हुई थी, परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन अंदर खाने लगता है ऐसा कि ज़बरदस्त सेटिंग कर ली। फिर एक पैगाम चला गया कि देखो नीतीश कुमार तो पैर छूने के लिए, झुकने के लिए तैयार हैं। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो एक ऐसा मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी, और उसके बाद मोदी जी जैसा चाहते हैं वैसा मंत्रिमंडल अपना बना रहे हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं। तो सब कुछ वैसे ही है, कुछ बदला नहीं है, और ये मैसेज देने की कोशिश है। देखिए प्रशांत जी, इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि ये 2024 से शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा में ये पैगाम देने की कोशिश शुरुआत से है, जिसमें एक इनके अपने लोग जो हैं और देश में एक तो ये भौकाल खड़ा करना, माहौल क्रिएट करना और कैमरे पे उस अंदाज में आना, ये सब तो हम लोगों ने देखा पिछले 10 साल से। तो ये एक वही मैसेज है। जो बदला है वो मैं बताता हूँ। जी, जो बदला है वो विपक्ष की संख्या बढ़ी है। हाँ, जो बदला है वो कि अब आपको डिप्टी स्पीकर रखना पड़ेगा विपक्ष का, जो परिपाटी है। जो अभी तक नहीं था, अब जो 10 साल नहीं जो रहा। 10 साल लीडर अपोजिशन नहीं रहा लोकसभा में, अब वो लीडर बार अपोजिशन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी का नाम इंडोर्स किया। अगर वो होगा, अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, जो मुझे लगता है कि बनना चाहिए, जी, तो वो होंगे। राहुल गांधी को जिम्मेदारियां लेनी तो चाहिए। वो चेक्स एंड बैलेंसेस सबसे बड़ा वही है जी। कि एक मजबूत विपक्ष है। और ये मीडिया जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, ये मीडिया उसी विपक्ष के खिलाफ उसी तरीके की साजिशें, झूठ, फरेब, मजाक उड़ाना, गाली देना हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। जी, तो ये पॉलिटिकल अपोजिशन के नेताओं को गाली देने का गाली काम, देना और खुले तौर पे कहना कि उनको स्पेस क्यों दें हम। उनको स्पेस क्यों दें, इस तरीके की चीज़ें, और नफरत का एजेंडा चलाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताते रहना सुबह से लेकर रात तक। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा उस मीडिया में। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद बीजेपी हारी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी आप शुरुआत में कह भी रहे थे, हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर बीजेपी हारी है। बीजेपी 80 में से 62 सीटें पिछली बार लाई थी और 2014 में 72 सीटें लेके आई थी, और इस बार कितनी सीटें हैं? 33 है। तब जबकि राम मंदिर का वहाँ आपने उद्घाटन कर दिया, उसके बाद है। तो उत्तर प्रदेश ने ये पैगाम दे दिया है कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, आप जिस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वो एजेंडा यहाँ नहीं चलने वाला है, और यहाँ से पूरे देश में नहीं चलने वाला। देश में ये एजेंडा नहीं चला। और संकट देखिए, संकट में योगी आदित्यनाथ भी हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि
मोदी जी दोबारा आएंगे तो योगी कितना चलेंगे, कितना नहीं चलेंगे, उनको हटाया जाएगा। अब वो तो आगे बीजेपी के अंदर को तय करना है, लेकिन कमज़ोर योगी भी हुए हैं। देखिए, एक ही कुएं से पानी ले रहे थे ना। बिल्कुल, मोदी जी की बाल्टी थोड़ा बड़ी थी, ज़्यादा पानी ले आए वो। वो बुलडोजर वाले बाबा हो गए थे। तो भाई राजनीति तो वो भी नफरत की एक करते बार भी हैं। बुलडोजर की बात नहीं हुई इस चुनाव हाँ। में। तो बीजेपी की देखिए संख्या की कम ज़्यादा की बात नहीं हुई है, संख्या तो कम हुई है, जी बीजेपी की वैचारिक हार हुई है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इरिवर्सिबल है ये। लेकिन देखिए प्रशांत जी, सबसे मतलब 116वें नंबर पे हैं नरेंद्र मोदी। जीत के अंतर में जी जी 240 सीटें बीजेपी की आई हैं और उनमें से 116वें नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे और अंडर 20 भी नहीं हैं, 116वें नंबर पे हैं। यानी इतने 115 इनके जो सांसद जीत के आए हैं वो इनसे ऊपर हैं। यानी नरेंद्र मोदी का अब वो करिश्मा, वो ब्रांड नहीं रहा। और ये तो उनके अपने परफॉर्मेंस की बात है। उसके बाद वो मेरे ख्याल से राजीव जी सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ, ये भी है। आज़ादी के बाद से अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें से सबसे कम अंतर से जीतने वाले, ये भी आप सही कह रहे हैं, वो भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी बात कि आप, फिर वही आता हूँ कि आप मनमानी सरकार अगर चलाएंगे तो कितने दिन चलेगी आपकी सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। देखिए, जनता का बड़ा स्पष्ट संदेश है, परफॉर्म करें आप। इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलेगा। अपना मीडिया खड़ा करके उन एंकर्स को जो भी करके आप अपनी वाहवाही करवाते रहें, उससे नहीं चलेगा। वो सब आपने करके देख लिया, उससे बावजूद आपके सीटें कम हो गई, आपका बहुमत नहीं रहा। जी तो अब चीज़ें यहाँ से आगे जाएंगी, यहाँ से पीछे नहीं जाने वाली। मोदी जी नहीं बदलेंगे। देखिए, जी, उन्होंने संकेत दे दिया मतलब कि वो मनमानी नहीं खत्म होगी। नहीं होगी। उन्होंने भाई जब जनता का आदेश ही नहीं माना, उन्होंने जनता ही का मैंडेट नहीं मान रहे। जनता ने मैंडेट दिया और आप वो कह रहे कि नहीं, हम उन्हीं चेहरों के साथ सरकार चलाएंगे जिसको आपने रिजेक्ट किया। जी तो वो जनता को एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। तो चलिए इस पे बात करेंगे। और प्रशांत जी, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड अपने को करने हैं, बहुत कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अपने को पॉडकास्ट लेके आना है आने वाले समय में। हमारे दर्शक साथी जो हैं इस कार्यक्रम का इस लुत्फ मैंडेट को भी समझने के लिए कुछ हम लोग बात करेंगे राजीव जी, जी कि ये मैंडेट का दक्षिण भारत से क्या निकलता है, जहाँ चुनाव विधानसभा के होने उस पर क्या इम्पैक्ट होना है। कुछ बातें अगले आने वाले दिनों में इस पर भी करेंगे और मीडिया के रोल पर ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल, मीडिया का रोल, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने दिन चलेगी ये, और इलेक्शन कमीशन का रोल, उस पर भी बात करेंगे हम। जी जी। ईवीएम 15 ईवीएम की गिनती होनी है, वहाँ 16 ईवीएम की गिनती हो गई। ये 16वां ईवीएम कहाँ से आ गया? इस यूज में 15 ही थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन आखिर ये मनमानी कब तक चलेगी, एक बड़ा सवाल है। और जी, ये मनमानी रुकेगी देखिए लोकसभा के फ्लोर पे। हाँ, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये मनमानी रुकेगी। ये चंद्रबाबू नायडू से या नीतीश कुमार से नहीं रुकेगी। ये जो विपक्ष को जनता ने मजबूत करके भेजा है, वो विपक्ष नकेल कसेगा सरकार पे। ये उम्मीद लगाना इनसे बेईमानी है जी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नफरत की पॉलिटिक्स के पार्टनर हैं, नरेंद्र मोदी के पार्टनर हैं ये। हाँ बिल्कुल है। तो इनसे ये उम्मीद लगाना कि ये ऐसी कोई बात करेंगे कि जवाबदेही बढ़े, नहीं होगी। जवाबदेही को सोचना पड़ेगा इस जवाबदेही जो विपक्ष है जी, पार्लियामेंट का विपक्ष है, जिसको मजबूत करके जनता ने भेजा, वो जवाबदेही तय करेगा। बिल्कुल। और वो अब तय करेगा कि सरकार कैसे चलेगी, वो तय करेगा सदन कैसे चलना है, सदन को, ये सब कुछ तय होगा। यानी कि अब बहुत जल्दी हम सदन के अंदर भी देखेंगे, विपक्ष को गरजते हुए भी देखेंगे। अब क्या है कि अब आप
बीजेडी को या वाईएसआरपी को इधर उधर मिला के बिल नहीं पास करा सकते। हाँ, अब आपको बिल पास कराने के लिए विपक्ष की ज़रूरत है, बिल्कुल। कंसेंसस की ज़रूरत है। हाँ, तो ये जो गुब्बारे की हवा है ये लोकसभा में निकलेगी। बिल्कुल लोकसभा में निकलेगी और बहुत ही एक शानदार आने वाला सत्र रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मोदी जी की मनमानी और आगे कहाँ तक बढ़ती है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी, देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को, इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग लगातार बने रहे और आप लोग पॉडकास्ट पसंद करते हैं और पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। अगर आपको कैसा लगा, इसमें और कुछ सजेशन हो तो वो भी लिखिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।